हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूने। वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन समानता। इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो अपने इन हाईलाइट की मदद से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समानता, अगर हम यातायातों के बारे में जानेंगे कि यातायात होती क्या है। सामान्य प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे, अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जलमार्गों में आने जाने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के गट्ठों में से जिनमें खोखली गुटिका बनाई जा सकती थी, नावें बनाई जाती थी। सामान्यतः प्राचीन काल में कोई भी व्यक्ति के पास यातायात के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। उनको सामान्यतः अपने सामान को ढोने के लिए सामान्यतः वो अपनी पीठ पर लाद कर या पशुओं की पीठ पर लाद कर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ तक सभी लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर रह करते थे। बाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। बाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव एवं जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें और यात्री तथा सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एक एकल रेल, पारध्वनिक सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान से महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ कि पहले मानवों में साइकिल से, फिर बस से, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान आदि से अपनी यात्रा करना प्रारंभ किया। आइए अब हम देखते हैं, अब हम यह जानेंगे कि आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि जैसे कि आपने कितनी दूरी तय की, एक डिस्क कितना चौड़ा है। इसके प्रश्न के समान उत्तर जानेंगे। आप लोग एक कैसे पता लगाए थे कि कितनी दूर चले थे। आप एक कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की कोई आवश्यकता हो सकती है। पहली तथा पूजों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं, जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा पूजो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बदुआ उनमें इस बात को लेकर झगड़ता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग पर प्रयोग करता है। तो सामान्यतः अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चित किया। डेस्क को ठीक मध्य से चिन्हित किया गया। डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने का। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे। बूझों ने सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता था। सामान्यतः क्लास में एक गिल्ली और डंडे की सहायता से मेज को नाप लिया गया, तो मेज दो बराबर भागों में बट गई।
लेकिन अगले ही दिन मेज के पर पुनः लड़ाई होने लगी। तो अध्यापक ने उसको पुनः नापने का सोचा, तो उसके पास किल्ली और डंडे का एक नया सेट होने के कारण डेस्क की लंबाई में अंतर आ गया। तो इससे यह पता चलता है कि यह मापन पद्धति बहुत ही गलत है। अब हम कुछ मापन के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम किसी भी डेस्क की लंबाई को नापने के लिए अपनी हस्ततालिका का प्रयोग करके उसको नाप सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की हस्ततालिका की लंबाई अलग अलग होने के कारण उसकी लंबाई यथावत नहीं नापी जा सकती और इसमें अनेक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ अज्ञात राशि में तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रा कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग संख्या, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप, जैसा कि क्रियाकलाप 1 में हमने ऊपर देखा था कि कक्षा में कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है और 12 एक संख्या तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसके मापन को चुना गया है। अब हम मापन की कुछ मानक मात्रक जानेंगे। समानता, प्राचीन समय से दूरियों को मापने के लिए अनेक प्रकार के मानक मापकों का उपयोग किया गया, लेकिन समय के अनुसार उन मापक पद्धतियों में कमियां होने के कारण वह मापक पद्धतियां गलत होती गईं। इसी को देखते हुए वर्ष 1789 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक पद्धति का निर्माण किया जिसे मीटर पद्धति कहा गया। समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मापन प्रणाली का उपयोग किया जाता है इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में SI मात्रक पद्धति कहा जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और समानता 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। समानता यह तो छोटी दूरियों के नापने के लिए, अगर व्यक्ति को बड़ी दूरियां नापना हो तो उन्होंने बड़े मात्रों का उपयोग किया, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम जानें कि लंबाई की यथावत परिशुद्ध माप कैसे ली जाती है। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। इसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। इसी मापों के लिए आप फीता अधिक सुविधाजनक होगा। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि मापी जाने वाली लंबाई के अनुदेश पैमाना रखने की सही स्थिति A वाली है और गलत स्थिति B वाली है। अब हम एक अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे कि किसी वक्र रेखा की लंबाई को किस प्रकार मापा जाता है। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। ये वक्र रेखा ये भी, जैसा कि यहाँ नीचे हम चित्र में देख सकते हैं, दर्शाया गया है। लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। एक गांठ को बिंदु A पर बांध रखिए और धागे को अपनी उंगली और अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदेश रखिए। एक बिंदु पर अपने हाथ के धागे को थामिए।
अपने दूसरे हाथ से धागे के कुछ छोटे छोटे भाग को वक्र रेखा के नीचे फैलाएं। इस क्रिया को दोहराते रहिए हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंच जाइए। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक धागे के माध्यम से एक वक्र रेखा की लंबाई को मापा गया है, जिसके कारण धागे के माध्यम से उस वक्र रेखा की यथावत लंबाई का मापन हो गया है। अब हम लोग हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ सारणी में देख सकते हैं कि यह बताया गया है कि कौन सी वस्तु विरामावस्था में रहती हैं, कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में रहती हैं। जैसे कि घर, मेज, घड़ी ये हमारी विरामावस्था में होती हैं और गतिशील अवस्था में, जैसे कि एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, ये गतिशील अवस्था में होती हैं। आइए एक हम प्रयोग के माध्यम से एक गतिशील वस्तु के बारे में जानेंगे। जैसा कि फर्श पर कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इन चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो पेंसिल से, उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्हांकित कीजिए। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि चींटियाँ किस प्रकार का माध्यम तय करती हैं, वो दर्शाया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे जैसे यह कागज की पर रेंगती जाएं, आप इसकी स्थिति पर चिन्ह बनाते जाएं। कुछ समय पश्चात कागज की सीट को इधर उधर हिलाकर इस पर चीनी एवं चींटियाँ हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था, जो तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति को दिशा दर्शाएं। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है उसे कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी कहाँ कहाँ गति की को दर्शाया गया है। आइए अब हम गति के प्रकारों के बारे में जानेंगे। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड या सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रक्षेपण किया होगा। सामान्यतः हम अनेक प्रकार की अपने दैनिक जीवन में गतियाँ देखते हैं। जैसे कि एक 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ता है। क्या आप अपने चारों अनेक प्रकार की गति या उदाहरण के बता सकते हैं? आइए हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। एक पत्थर लीजिए, इसे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाएं। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हमें देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। आइए हम और कुछ घड़ियों के और बारे में जानते हैं। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। सामान्यतः वह गति जो अपनी एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को पुनः दोहराती है, ऐसी गति को आवर्ती गति कहा जाता है। जैसे कि डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए, जैसे आपने क्रियाकलाप ऊपर हमने किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर की डोरी से लटकते दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए, फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक लोलक की तरह कार्य करता है। लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोलक की गति वृक्ष की शाखा का इधर उधर लहराना, झूला झूलते समय बच्चे की गति, सितार की लोनियों की गति, बजते समय ढोलों के पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें बहुत से वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को दोहराती हैं। क्या आपने क्रियाकलाप 5 में के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का प्रक्षेपण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अब स्थिति पर रहती है, जबकि
इसका पहिया वर्तुअल गति के में होता है। इससे एक सुई भी होती है जो जो जब तक पहिया घूर्णन करता है और निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति पर ध्यानपूर्वक प्रक्षेपण किया है? क्या किसी गेंद की फर्श पर लुढ़कती हुई घूर्णन गति करती हुई गति का प्रक्षेपण किया है? इस प्रकार की गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। आइए यहाँ कुछ अन्य उदाहरण से बता सकते हैं कि वे विभिन्न प्रकार की गतियाँ मिल सकती हैं। आइए अब हम यह जानेंगे इस विषय में हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन की गति करते हैं। सामान्य समय के अनुसार स्थिति परिवर्तन करती है। स्थिति में हुई इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात करते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी भी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही हो, फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठना, मड़राना, नदी का चिकनी गोल टुकड़ियों के ऊपर अपने पथ के अनुसार प्रवाहित होना आदि स्थानों पर वाली गतियाँ देख सकते हैं। आइए हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन की विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन की मात्रा के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थीं, इसलिए हम एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। अब ऐसा ही मात्रों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सर रेखा के अनुदिश गति को सररेखीय गति कहते हैं। वर्तुअल गति में कोई वस्तु एक स्थान इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु को कि किसी नियत बिंदु से दूसरे से समान रहती है। किसी गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है वह आवर्ती गति कहलाती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।